हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। एग्ज़ाम में हमारे सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, आज का दिन और कल का दिन। परसों आपका एग्ज़ाम है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम जितना मैं करा सकूँ आपको करवा पाऊँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम आज कवर करेंगे। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अमेरिकन लिटरेचर से। अगर उनके ऊपर क्वेश्चन आया तो हम एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। एंड सिमिलरली वॉल्ट विटमन भी मैं आपको कल करवा दूंगी। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेजर थीम्स क्या हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो नेचर पोइट भी हैं, ह्यूमन पोइट भी हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स, नेचर, आइसोलेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, बट नेचर इज़ पार्ट ऑफ हिज पोइट्री। नेचर के थ्रू ही वो बाकी सारे जो थीम्स हैं उनको वो कनेक्ट करते हैं। सो देख लेते हैं एक बार। कुछ पोएम्स का एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो बहुत फेमस पोएम्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आप भी इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर इंक्लूड करिएगा अगर ये पेपर में आता है तो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रेड अमेरिकन पोइट्स। इवन इंडिया के बहुत सारे जो रिनाउंड लोग हैं उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा है, कोट किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी टेबल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की 2 लाइन रखी हुई हैं। अगर आपको पता हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ही इज़ ऑफन कॉल्ड अ नेचर पोइट। नेचर पोइट इनको कहा जाता है, बट हिज पोइट्री गोज फॉर फार बियॉन्ड द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है, नेचर का जो है डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देता है। उसके अलावा इनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल है, ऑर्डिनरी है। रूरल सेटिंग्स, गाँवों के सेटअप्स दिखाई देते हैं, वहाँ के फॉरेन के, अमेरिका के गाँव के सेटअप। हर दिन के जो एक्सपीरियंसेस ह्यूमन बीइंग करता है, देखता है, नेचर को देखता है, उससे जो सीखता है, ऐसी थीम्स इनकी पोइट्री में मिलती है। ह्यूमन नेचर, चॉइसेस, लोनलीनेस, ड्यूटी एंड रिलेशनशिप्स, ये सारी जो है मेन थीम्स हैं जिनको हम पोइट्री के एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो मेजर थीम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक है चॉइस एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रोड नॉट टेकन बहुत बहुत फेमस पोयम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की, जिसमें 2 रोड उसको दिखाई देते हैं। 2 रोड में से उसको एक रोड चुनना है जिसमें वो बताना चाहता है ह्यूमन बीइंग्स को या अपने जितने भी उसके रीडर्स हैं कि जो हमारी चॉइस है वो मैटर करती है, वो हमारे फ्यूचर को बनाती है। आज जो हम चूज कर लेंगे वो हमारी फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करेगी कि कैसी होगी। एंड ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कोई गलत चॉइस की या सही चॉइस की। वो आपकी ही ड्यूटी होती है कि जो भी चॉइस आपने की उसको आप सही बनाओगे। सो रास्ते में जाते जाते जंगल में 2 रोड हैं, जिसपे एक बहुत साफ सुथरा रोड है जिसके ऊपर लोग चले और पगडंडियां बनकर एक रास्ता बन गया, और एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर घास फूस उगी है, जिसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। सो नाउ ही हैज टू डिसाइड कि मुझे वो रास्ता लेना है जिसके ऊपर ज्यादा लोग चले हैं, या वो रास्ता लेना है जो डिफिकल्ट है जिसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो ये पर्सनल चॉइस के बारे में उन्होंने बताया कि इट्स योर चॉइस कि आप एक ज्यादा चला हुआ रास्ता, यानी कि ऐसा रास्ता जो बहुत कॉमन है वो लेते हो, या ऐसा रास्ता जो डिफिकल्ट हो सकता है बट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। दूसरी पोएम में इन्होंने जो थीम ली है, नेचर तो है ही, इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन लाइफ। सो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसी पोएम से 2 लाइन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी टेबल पर लिखी हुई थी, टेबल पे रखी हुई थी कि अभी जो है मुझे और बहुत दूर जाना है ना। सो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, स्नोई इवनिंग, जिसमें जो ऑथर है वो एक जंगल से गुजर रहा है, रात का टाइम है, बहुत सुंदर जंगल है। वुड्स यहाँ पर डार्क वुड्स हैं, जंगल, वुड्स कहते हैं हम फॉरेस्ट को, जंगल को। जब वो वहां पे जाता है उसका मन करता है कि मैं यहीं पर बस जाऊं, रह जाऊं, यहीं पे सो जाऊं, रेस्ट कर लूं। उसको टेम्पटेशन होती है, बट तभी उसको याद आता है कि मेरी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां हैं, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो वो जो इंसिडेंस है जंगल का, वो रियल लाइफ में हमारी लाइफ के ऊपर है कि हमें बहुत बार ऐसी टेम्पटेशंस दिखाई देती हैं जिसमें हमें रुक जाने का मन करता है, बट हमें रुकना नहीं है। सोना सोना नहीं है, सोना नहीं मतलब हमें रुकना नहीं है, रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आना है। हमें हमारी लाइफ की जो ड्यूटीज हैं
उसको पूरा करना है, चलते रहना है। सो नेचर जो है वो सेटिंग है, यानी कि बैकग्राउंड में हमें नेचर है, बट ह्यूमन इमोशंस और मोरल चॉइसेस की बात है कि अगर हम आज रुक जाते हैं तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो रह जाएंगी, तो हमें चलते रहना पड़ेगा। फिर इसी तरह से एक पोएम है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल मतलब वॉल को रिपेयर करना, मेंड मतलब किसी चीज को रिपेयर करना। सो दो नेबर्स हैं, गांव की सीनरी है, दो लोगों के खेत हैं, घर हैं, फार्म्स हैं, दोनों के बीच में एक दीवार खींची हुई है। हर घर के बाउंड्रीज में आजकल लोग दीवार खींच लेते हैं। पहले का एक टाइम था जब लोग जो है इस तरह से बाउंड्रीज नहीं बनाते थे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी। सो दो नेबर्स हैं जिनकी वॉल जो है वो गिरने लगी है, एंड एक जो नेबर है वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि अगर हमारी फेंसेस जो दीवार है वो बनी रहेगी तो हमारे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहेगी, हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। बट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर के इस एस्पेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ये जो वॉल है ये सिंबल है इमोशनल और सोशल बैरियर, जो लोगों के बीच में सोशल बैरियर हो गया है, इमोशनल बैरियर हो गया है, लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। सो फ्रॉस्ट जो हैं इस रूरल एक्टिविटी के थ्रू एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या हमारा ट्रेडिशन, क्या हम आइसोलेशन के लिए बने हैं, क्या हमारा ह्यूमन कनेक्शन खत्म हो रहा है, क्या हमें उसे खत्म करना चाहिए ऐसी वॉल्स बना के। सो इट्स नॉट ओनली फॉर दोज टू नेबर्स बट फॉर होल ह्यूमैनिटी, द होल रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, जहां पर हमने कंट्रीज की बाउंड्रीज बना ली हैं। इस बाउंड्री से उस बाउंड्री पर जाने पर एक बवाल सा खड़ा हो जाता है। सो क्या हमें नेचर ने डिवाइड किया है? नहीं, नेचर ने सबको एक जैसा सब कुछ दिया है। सन जो है वो इंडिया के लोगों को भी रोशनी देता है, पाकिस्तान के लोगों को भी, यूएस के लोगों को भी, बट हमने जो बाउंड्रीज बना ली हैं दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द पोइट। सो मेंडिंग वॉल एक सिंपल सी दो नेबर्स की स्टोरी लगती है, बट इट्स वे लार्जर देन दैट, बहुत बड़ी बात है। उस छोटे से इंसिडेंट से वो समझाना चाहते हैं कि हमें बांटना नहीं है एक दूसरे को। नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस की भी थीम। बर्चेज क्या है? बर्चेज एक पेड़ को कहते हैं, बर्चेज है ना, जैसे हमारे यहाँ बरगद के पेड़ होते हैं ऐसे ही बर्चेज ट्री होते हैं। उन ट्रीज के ऊपर जब फॉरेन में जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है तो उसकी जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो बर्फ से झुक जाती हैं। तो जब ऑथर इस पेड़ को देखता है तो वो देखता है, उसको लगता है जैसे इस पेड़ के ऊपर कोई बच्चा झूला झूल रहा है, इसीलिए ये झुक गई हैं। बर्फ की वजह से टहनियां झुकी हुई हैं, बट उसकी इमेजिनेशन है जैसे कोई बच्चा इसके ऊपर झूल रहा है, और झूलते झूलते वो डिजायर कर रहा है कि इस लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं, जो ह्यूमन लाइफ में, देखो ह्यूमन लाइफ में हर तरह की हार्डशिप है। अब हम लोगों को ही देख लें, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जॉब लेना चाहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिसके लिए हमें पैसा कमाना है, जॉब लेनी है, एंड इसी तरह से बीमारियां, डेथ, इस तरह की बहुत सारी हार्डशिप्स हर इंसान की लाइफ में आती हैं। सो उस झूले पर चढ़कर, पेड़ के उस झूले पर चढ़कर वो बच्चा जैसे इस दुनिया की हार्डशिप से एस्केप करना चाहता है, वो जो है वो एक अलग दुनिया में जाना चाहता है, इमेजिनेशन की दुनिया, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, जहां पर हार्डशिप ना हो। सो इमेजिनेशन के थ्रू एक बैलेंस आउट बना रहे हैं वो रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ के बीच में, उस पेड़ बर्चेज की टहनियों के ऊपर पड़ी बर्फ को देखकर। सो किस तरह से नेचर जो है वो खूबसूरत है, हम उसको देख के हम अपनी हार्डशिप्स को भूलना चाहते हैं। तो ये भी एक थीम है। सो 3-4 पोयम अगर हम याद कर लेंगे, इनकी थोड़ी स्टोरी लाइन लिखाएंगे तो वी विल बी गुड। लैंग्वेज एंड स्टाइल के ऊपर आपने एक पैराग्राफ बनाया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल आर की टू हिज पोइटिक सक्सेस। सिंपल कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में वो बात करते हैं। जब हम उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं वो कहानी जैसे लगती है। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी पोएम्स बताई, उन सब में एक कहानी है कि स्पीकर जंगल के बाहर खड़ा है, दो रास्ते हैं, या स्पीकर जंगल में एक रात बिताना चाहता है, उसको सुंदर लग रहा है, या एक बच्चा झूले की तरह बर्चेस की वॉल्स के उसके ऊपर, टहनियों के ऊपर झूला झूल रहा है, या दो नेबर हैं। सो बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टाइप की इनकी लैंग्वेज है।
इसके अलावा सिंप्लिसिटी है और डीप मीनिंग। हर चीज जो सरफेस लेवल पर दिख रही है उसमें एक डेप्थ ऑफ मीनिंग है, चाहे वो कोई भी पोयम है। सिंबोलिज्म उन्होंने यूज किया है, इमेजरी उन्होंने यूज की है, और इन्होंने रोड्स, वॉल्स, वुड्स, इन सब के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज जैसे ह्यूमन बींग्स की बाउंड्रीज की बात की है मेंडिंग बोल के थ्रू। सो इस तरह से इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नेचर को यूज करके लाइफ के डेप्थ में मीनिंग हमें समझाए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी इन्होंने यूज किए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, इन्होंने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को यूज किया है। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जहां पर एक स्पीकर है बट जब वो बोलता है, मोनोलॉग मतलब सिंगल है ना, जिसमें डायलॉग ना हो, दो लोगों की बातचीत ना हो, बट सिंगल आदमी बोल रहा है, सिंगल नरेटर बोलता है, बट हमें ऐसे लगता है उसकी बातचीत से जैसे कोई उसको सुन रहा है। दूसरे जो उसकी ऑडियंस है, कोई भी सेकंड पर्सन जो उसको सुन रहा है, उसके एक्सप्रेशंस हमें समझ में आते हैं उस नरेटर के कॉन्वर्सेशन के थ्रू। फिर हम एक कंक्लूजन लिखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइट्री है, इट कंबाइन सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड डेप्थ ऑफ मीनिंग। पोएम्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड इट्स फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये सिर्फ यूएस के लोगों के लिए नहीं है, गांव के लोगों के लिए नहीं है, शहर के लोगों के लिए नहीं है, इट्स फॉर द होल ह्यूमैनिटी, सारे यूनिवर्स के लिए है। चाहे वो किसी भी कंट्री में, किसी भी सिनारियो में रह रहा है इंसान, वो इस बात से वाक्या रखेगा कि जो ऑथर कह रहा है वो सही कह रहा है। सो इस तरह से हम रॉबर्ट फ्रोस्ट का क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको मिले एंड आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। एक छोटी छोटी एडवाइसेस मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी दी थी, इसमें भी दूंगी। पेज आपको सारे भरने की कोशिश करनी है, नहीं भर पाओ तो 2 या 2.5 पेज लिख के आना। कोशिश करना कि जितना ज़्यादा लिख पाओ उतना लिख के आना। एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या खाली पेज के ऊपर कांटा मार के आए? नहीं, आपने कोई कांटा नहीं मारना है, उसका गलत मतलब भी समझा जा सकता है। बस आपको पेपर भरते जाना है, जहां पे पेपर खाली है उसको खाली छोड़ दो, कोई कांटा वाटा कुछ मत मारो। उससे गलत इंप्रेशन जा सकता है, ये माना जा सकता है कि पिछला क्वेश्चन जो है आपका चेक नहीं करना है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है आपको चॉइसेस ना मिले, 15 के 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हो। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत केयरफुली और छोटे टाइम में सॉल्व करके आना। जो भी आए दिमाग में उसको लिख के आना। एंड अब लास्ट 2 दिन अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको एग्जाम में याद रहेगा। माइंड आपका बार बार आपको कहेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे से लिखा नहीं जाएगा, मुझे याद नहीं आएगा। बट माइंड जो है हमारा वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होता है जब हमारे ऊपर पूरा प्रेशर होता है। अभी चाहे आप मॉडल टेस्ट सॉल्व करते हुए शायद आपको वो चीजें याद ना आए, बट एग्जाम में आपका दिमाग जो है वो 10 गुना स्पीड से काम करता है। वो आपको वो सारी चीजें याद करा देगा जो आपने कभी मास्टर्स में भी पढ़ी होंगी। एंड क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो कुछ भी याद आए, एक सिंपल इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, थोड़ा बहुत राइटर के बारे में घुमा फिरा के लिख आना। क्योंकि कल मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया था एंड शी वाज लाइक कि मैम मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं सैम्पल पेपर में, मैंने सलमान रश्दी को छोड़ दिया, मॉडल टेस्ट मैंने सॉल्व किया। छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिख के आओ, आधा पेज, 1 पेज, कुछ तो मिलेगा। 10 में से 2-3 नंबर तो मिलेंगे। उसका इंट्रोडक्शन लिख दो। नॉट ओनली सलमान रश्दी, कोई भी ऐसा राइटर आ जाता है शायद जिसके ऊपर आपने कुछ पढ़ा ना हो, बट आपने इंडियन लिटरेचर से, अमेरिकन लिटरेचर से बहुत कुछ पढ़ा है। सो इट विल बी गुड फॉर यू। तो वो लिख के आना है। बार बार मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में स्ट्रेस में वो चीज अगर भूल जाए तो शायद मेरी बात याद आ जाए। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टुमारो फिर एक मैं वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच।